हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामे में एक लड़का दिखाया जाता है जिसके पास पावर होती है वस्तु के आर पार देखने की, और समय के साथ इसकी पावर बढ़ती जाती है। आखिरकार ये सब कैसे होता है इसके साथ, ये सब हम इस ड्रामे में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सप्लेशन के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़के पार्टी कर रहे होते हैं और यहीं पर हमें हमारा मेल लीड भी दिखाया जाता है जिसका नाम चंग रूई होता है। यहाँ पर सभी लड़के पार्टी करके घर जा रहे होते हैं, लेकिन रूई को एक शो पर जाना होता है जहाँ पर वो पार्ट टाइम काम किया करता था, उसे वहीं पर जाना होता है। वहाँ पर जाकर अपने पार्टी में क्लिक किए हुए फोटोज को देख रहा होता है, तभी उसे आवाज आती है किसी के पैरों की। तो वो सोचने लग जाता है कि अगर चोर आएंगे तो वो उनके साथ फाइट करेगा और उनके पास गन होगी तो वो उनके गन की बुलेट से भी इस तरह से बच लेगा। वो अपनी अच्छी खासी प्लानिंग कर लेता है और जब गुंडे आते हैं तो वो फाइट करने के लिए जाता है तो उसका पैर किसी चीज में उलझ जाता है और वो नीचे गिर जाता है कि तभी जो गुंडे होते हैं वे उसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और वो लड़का भागने लग जाता है। लेकिन जैसे वे गुंडे फायरिंग कर रहे होते हैं तो वो बुलेट्स आसपास की चीजों को भी तबाह कर रही होती है और वहीं पर एक बहुत पुरानी चीज रखी हुई होती है जिसका टुकड़ा उस लड़के की आंख में लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब चोरी का लीडर यहाँ पर उन्हें फायरिंग करने से मना करता है अपने साथियों को। उस लड़के को वे सोचते हैं कि कहीं ये फंस ना जाए, इसलिए वे वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहां पर वो घायल लड़का होता है और अब उसकी आंखों के ऊपर पट्टी होती है और वो जैसे ही सोकर उठता है तो वो चलना स्टार्ट कर देता है वॉशरूम की तरफ। और जैसे ही उसके रास्ते में लोग मिल रहे होते वो सबको हेलो कह रहा होता है और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इसकी आंखों की पट्टी बंधने की वजह से ये हमको कैसे देख पा रहा है और ये कैसे सही से चल पा रहा है। आखिरकार इस लड़के को खुद नहीं पता होता। जब वो वॉशरूम में हाथ धो रहा होता है तब वो आईने में देखता है कि उसकी आंखों के ऊपर तो पट्टी बंधी हुई है, लेकिन तभी उसे दीवार के आर पार का नज़ारा दिखने लग जाता है और एक नर्स के अंदर तक जाकर लॉकेट दिख भी जाता है। अब लड़का घबरा जाता है और वापस अपने बेड पर आकर बैठ जाता है और अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और घबरा जाता है और वापस अपना चश्मा पहनने लग जाता है, लेकिन चश्मा पहनकर उसे धुंधला दिखाई दे रहा होता है, इसलिए वो अपने चश्मे को हटा देता है और साइड में रख देता है। तभी उस टाइम पर डॉक्टर आ जाते हैं और वे बोलते हैं कि लड़के तुम बिल्कुल ठीक हो और अब तुम घर पर जाने की हालत में हो। लेकिन लड़का उसे देख रहा होता है तो उसे डॉक्टर का मास्क धीरे धीरे हटने लग जाता है और उसे डॉक्टर का फेस एकदम क्लियर नजर आ रहा होता है। लड़का ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो डॉक्टर से बोलता है कि जब मैं चश्मा लगा रहा तो मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है और चश्मे के बगैर साफ दिखाई दे रहा है। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी है और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें डिस्चार्ज करता हूँ। और जैसे डॉक्टर जाने लगता है तो लड़का बोलता है कि डॉक्टर क्या आप अपना मास्क उतारेंगे। डॉक्टर हंसता है और मुस्कुराता हुआ अपने मास्क को उतार देता है और डॉक्टर का वही फेस होता है जो कि उस लड़के ने अपनी सुपर पावर के जरिए मास्क धीरे धीरे हटने की वजह से देखा होता है। ये सब देखकर लड़का काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। अब इसके पास उसके दोस्त आते हैं। ये दोस्त पुलिस ऑफिसर होती है और ये उसके लिए सेब लाई होती है, लेकिन लड़का दूर से बता देता है कि सेब के अंदर तो कीड़ा है, लेकिन लड़की बहस करने लग जाती है। अब लड़का प्रूफ के तौर पर उस सेब को खाकर दिखाता है कि इसके अंदर देखो सचमुच में कीड़ा है, जिस पर लड़की भी काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम है। मतलब कि लड़की भी आश्चर्य में होती है। वो लड़की इसकी दोस्त होती है, इसलिए ये लड़का उसे सारी बात बता देता है कि कैसे चोर आए थे और इस तरह से चोरी हुई। इसके बाद लड़की बोलती है कि अब तो तुम वो वाली जॉब छोड़ दोगे ना, अब तो तुम वहां पर जॉब नहीं करोगे। जिस पर लड़का बोलता है कि मैं उस दुकान में जाऊंगा क्योंकि वहां पर मेरा फोन रह गया है। जिस पर लड़की बोलती है तुम एक फोन के लिए अपनी जान को खतरे में डालोगे। जिस पर लड़का बोलता है कि उसके अंदर मेरी प्राइवेट फोटोज थी। जिस पर लड़की बोलती है क्या तुम ये सब लेने के लिए जाओगे और अपनी जान को खतरे में डालोगे। जिस पर लड़का हाँ बोलता है। इन दोनों में काफी अच्छी खासी बहस चलती है, जैसे कि दो दोस्तों के बीच चलती है, ऐसी इन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है। लेकिन लड़का अपनी बात पर टल रहता है कि वो दोबारा से शॉप में जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो लड़के से सारी बात डिस्कस कर चुका होता है डिटेल में कि किस तरह से चोरी हुई और किस टाइम पर हुई। अब लड़की यहाँ पर अपने कोलीग से बोल रही होती है कि लड़की बोलती है कि यहाँ पर कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है कि 3 चोर आए थे और वो 3 मिनट बाद शॉप के अंदर आए थे और जो चोरी है वो 5 मिनट के बाद हुई है। इसके बाद उसका कोलीग बोलता है कि उस लड़के ने
सिक्योरिटी गेट को तोड़कर अपने आप को सेव करना क्यों नहीं चाहा, आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। ये रोबरी सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। और इसके बाद वो उससे एक फोटो दिखाता है जिस पर लड़की बोलती है क्या है, तो वो बताता है कि बाकी सभी चीजें अनटच है, सिर्फ टूटा तो एक यही चीज है। इसके भी जो ऊपर का ग्लास था वो भी अनटच है, लेकिन ये अंदर था ये ही टूटा है। आखिरकार ऐसा क्यों है, ये तो मैं अपने कैरियर में पहली चोरी ऐसी देख रहा हूँ। हमने शॉप के ओनर से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो सब बेकार के जवाब दे रहा है। इसके बाद लड़की बोलती है कि ये सब सैंपल्स आप लैब भिजवा दो, मैं भी जानना चाहती हूँ इसके पीछे आखिरकार रहस्य क्या है। और इसके बाद वो मजे से नूडल्स खा रही होती है कि उसका सीनियर वहां पर आ जाता है, और जैसे कि बॉस की आदत होती है सीधा सुनाने की, तो वो लड़की को सुनाने लग जाता है। लेकिन लड़की यहाँ पर उस बॉस को बताती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है और वे आगे क्या करने वाले हैं। और वो बॉस को यकीन दिला देती है कि वो जल्दी इस केस को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लेगी। अब बॉस उसे कैरी ऑन कर वहां से चले जाते हैं, जिस पर कि वो काफी ज्यादा खुश होती है और अपने कोलिग को बोलती है बहुत ही फकर से कि दो मुझे नूडल्स दो, मुझे खाना है। और इसके बाद हमें अब चोर दिखाए जाते हैं, जिसमें कि जो उनका लीडर होता है वो आराम से बैठा हुआ होता है, और उसके लिए एक आदमी बोलता है कि मैं आपके लिए कॉफी लेकर आया हूँ, आप इसे पी लीजिए। और इसके बाद ये जो चोरी नाकामयाब होने के बाद डिस्कस कर रहे होते हैं, वो ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो चोरी हमारी वजह से ही तबाह हुई, और उस लड़के ने कितनी चालाकी से फायर अलार्म बजा दिया जिससे कि हमारी चोरी नाकामयाब साबित हुई और हमने अपना बंदा भी गवा दिया। लेकिन यहाँ पर जो वो आदमी होता है वो बोलता है कि के लिए जितना भी पे करना पड़े मैं उतना करूंगा, और चाहे ये चीज टूटी हो चाहे ना टूटी हो, मुझे ये चीज हर हालत में चाहिए, इसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े वो करो। और ये और कुछ चीज की बात नहीं कर रहे होते, ये उसी चीज की बात कर रहे होते जिसका टुकड़ा उस लड़के की आंख में लगा था, जिसके कारण उसे सुपर पावर्स मिली है। और जब वो लड़का नेक्स्ट डे उस शॉप पर जाता है तो वहां पर उसे अच्छी खासी सुनाई जाती है, क्योंकि आखिरकार शॉप में चोरी जो हुई थी। और जब वो लड़का उस आदमी के शूज पर देखता है और उसमें से धूल उड़ रही होती है, जिससे कि उसे विजन आने लग जाता है कि ये जूता कैसे तैयार हुआ और ये धूल कहाँ से आई है, इस जूते को किस तरह से बनाया गया है और किस तरह से प्रक्रिया से गुजरता हुआ, किन किन के हाथों से गुजरता हुआ ये जूता आया, ये सब उसे लड़के को दिखने लग जाता है। लेकिन लड़का किसी तरह अपने माइंड को कंट्रोल करता है और फिर वहां से जाने लग जाता है। और जैसे वो शॉप के अंदर आता है तो उसका दादा उसके करीब आता है और बोलता है कि बेटा क्या तुम ठीक हो, जिस पर लड़का हाँ बोलता है और बोलता है क्या दादाजी आप सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर आए थे, जिस पर उसके दादा हाँ बोलते हैं और उसे एक ताबीज देते हुए बोलते हैं, दिखाते हुए बोलते हैं कि ये ताबीज हमारा खानदानी है और मैं बेस्ट। और जैसे वो उसे दिखा रहे होते लड़के को दोबारा से विजन आ जाते हैं। वो उस ताबीज को जैसे ही देखता है तो उसे उसके बनाने का तरीका, कब वो बना था और किन किन के हाथों से वो गया था और उस के दादाजी की यादें जो उससे जुड़ी हुई थी वे सब उस लड़के को याद आने लग जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने किसी तरह उसको कंट्रोल करता है। दादाजी उससे ताबीज को दे देते और बोलते कि ये मैं बेस्ट विशेष के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ। लड़का उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब लड़का अपने दोस्त के साथ रहता था तो वो उसके पास आया हुआ होता है। यहाँ पर उसका दोस्त जैसे कि और दोस्त होते हैं वो उसे आसमान पर चढ़ा रहा होता है कि मैं तुम्हारी सुपर पावर से हम इतना पैसा कमा सकते हैं, ये कमा सकते हैं। लेकिन लड़का उसके इस बात पर इंटरेस्टेड नहीं होता। इसके बाद जो उसका दोस्त होता है वो उसे एक अनमोल चीज़ दिखाता है और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अनमोल चीज़ है और ये इतनी ज़्यादा महंगी है, मैंने इतना ज़्यादा लोन लेकर इसे लिया है और इसे बेचकर हम काफ़ी ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। ये सब बातें वो सुना रहा होता है। इसके बाद वो धीरे धीरे उसे उस कपड़े से हटाता है और लड़के को दिखाता है। अब जैसे ही लड़का उस चीज़ को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी सालों पुरानी नहीं है बल्कि अभी अभी बनाई गई है और ये सिर्फ एक लोती नहीं है, दुनिया में ऐसी क्या पता कितनी चीज़ें बनाई गई हैं, मतलब कि इसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बहुत सारी हैं। और इसके बाद वो लड़के से बताता है कि ये नकली है, ये पुरानी नहीं है। जिस पर लड़का हंसते हुए बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो ना यार, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा लोन उठाकर इसे लिया होता है। और अब जब लड़का बोलता है मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, जिसमें कि लड़का उसे सीने से लगाकर रोने लग जाता है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करके इसे लिया था, यानी कि वो तो सदमे में ही पहुंच गया होता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद लड़का अपनी आंखों से धीरे धीरे उसके पाइप की तरफ बढ़ने लग जाते और पाइप की परतें हटने लग जाते, लेकिन फिर लड़का कंट्रोल कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे को देखने लग जाता है और मानो वो इस तरह देख रहा होता है कि सब कुछ स्कैन होकर उसके सामने नजर आ रहा हो, यानी कि सारा कमरा स्कैन हो गया होता है।
उसे समझ में आ रहा होता है कि कहाँ कहाँ पर पाइप है, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ है, उसे सब नज़र आ रहा होता है। लड़के के घूरने के बाद यानी कि समय के साथ उसकी जो पावर्स है वो बढ़ती जा रही होती है। रूही दिखाया जाता है जो कि एक बुक को देख रहा होता है और उसकी पावर के जरिए उसको अंदर के पेपर्स भी नजर आने लग जाते हैं और उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है ये भी नजर आने लग जाता है। अब वो श्योर करने के लिए कि उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि वो उस बुक को उठाकर ओपन कर कर उसी पेज को देखता है जो कि उसने गोल्डन आइज की सुपर पावर से देखी थी और ये वही पेज होता है, यानी कि उसकी पावर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही होती है। नेक्स्ट सीन हमें एंटिक मार्केट का दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो और उसका बेस्ट फ्रेंड जो कि उसने बोतल खरीदी होती है उसी को लेकर गए होते हैं और वे वहाँ पर अलग अलग व्यापारियों से उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। इसके बाद वे एक व्यापारी के पास जाते हैं। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है और उसके साथ एक यंग मैन भी होता है। यहाँ पर ये इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कोई एंटिक पीस दिलाना चाहता था, लेकिन उस लड़की को यहाँ पर कोई भी चीज पसंद नहीं आती है और वो इस दुकान से बाहर चली जाती है। तो वो उस बोतल को अच्छी तरह से देखकर अपनी उंगलियों से 5 का इशारा करता है, जिस पर उसका बेस्ट फ्रेंड पहले तो सोचता है शायद ये मुझे 50,000 देगा, फिर वो सोचता है कि 5,000 देगा, लेकिन व्यापारी इनकार कर देता है और व्यापारी बोलता है मैं सिर्फ इसके तुमको 5 युआन दूंगा, जिस पर कि उसका बेस्ट फ्रेंड नाराज हो जाता है और वे दोनों वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी रूही की नज़र उसके हाथ में जो वाटर बोतल होती है उसके ऊपर पड़ती है और वो अपनी सुपर पावर के जरिए देख लेता है कि ये बोतल बाहर से तो ब्लैक है लेकिन अंदर से रेड है। वो व्यापारी से पूछता है कि आप इसे बेचना चाहोगे, जिस पर व्यापारी कुछ सोचता है और हाँ बोल देता है और उसका 600 युआन प्राइस लगाता है, जिस पर कि उसका बेस्ट फ्रेंड तो इनकार कर रहा होता है लेकिन रूही भी फिर भी उसे खरीद लेता है। और तभी वही लड़की आती है और बोलती है कि मुझे ये बोतल चाहिए और दुकानदार से बोलती है कि आप ये बोतल मुझे बेच दीजिए, लेकिन दुकानदार बोलता है कि ये बोतल पहले बिक चुकी है और मैं अब आपको नहीं बेच सकता हूँ। अब यहाँ पर इन सब की उसी बड़े दुकानदार की शॉप में जिसमें कि पहले थे वहीं पर मीटिंग हो रही होती है। यंग मैन रूही से बोलता है कि मैं इसके तुम्हें डबल प्राइस देता हूँ, ये बोतल तो मुझे सौंप दो। लेकिन तभी जो रूही के साथ दोस्त होता है वो बोलता है कि 5 उंगलियां दिखाता है। तो जो यंग मैन के साइड में आदमी खड़ा होता है जो कि दुकान का ओनर होता है वो बोलता है शायद ये 5,000 रुपये कह रहा है, लेकिन फिर उसका दोस्त बोलता है कि नहीं मैं 50,000 रुपये की बात कर रहा हूँ, जिस पर कि सभी लोग शौक हो जाते हैं। और वो यंग मैन बोलता है क्या मैं इस काली बोतल के तुम्हें इतने पैसे क्यों दूँ, जिस पर वो लड़का बोलता है कि ये काली नहीं बल्कि लाल है, जिस पर वो आदमी बोलता है कि मेरी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और जो कि दिखाई दे रहा है कि ये बोतल ब्लैक है। लेकिन तभी अंकल डैन वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि रूही बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बोतल रेड है ना कि ब्लैक है। इसके बाद रूही प्रोफेसर को बोतल दे देता है। प्रोफेसर बोतल की जांच कर रहा होता है कि तभी जो दुकान का ओनर होता है उससे यंग मैन पूछता है कि ये शख्स कौन है, जिस पर ओनर बताता है कि ये प्रोफेसर हैं बेजिंग यूनिवर्सिटी के और ये पुरानी चीज़ों के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं। इसके बाद प्रोफेसर अच्छी तरह से उसकी जांच करने के बाद बोलते हैं कि ये वाकई में लाल ही है और ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, लेकिन जो यंग मैन होता है उसे यकीन नहीं आ रहा होता है। प्रोफेसर बोलते हैं कि इसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है और इस बात पर यंग मैन हंसने लग जाता है। अब प्रोफेसर ओनर से बोलकर तेल मंगवाता है और उस तेल से हटाता है उसके ब्लैक कलर को और जैसे ही वो तेल यूज़ करता है तो अंदर से रेड बोतल दिखने लग जाती है और इसके बाद वो दिखाता है। अब तो यंग मैन और वो लड़की दोनों ही शौक हो जाते हैं, जिस पर कि अब प्रोफेसर इसकी बोली 3 लाख रुपए लगाता है। और अब सभी लोग इन सब की बातें सुन रहे होते हैं, वहाँ पे जमा होते हैं। उसमें वो व्यापारी भी शामिल होता है जिससे कि रूही ने ये बोतल खरीदी होती है और वो आदमी बोलता है कि रूही ने मुझसे ये बोतल 600 युआन में खरीदी है। और इन सब के बाद प्रोफेसर इसकी कीमत 3 लाख युआन लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर खड़ा वो व्यापारी बोलता है कि मैं इसके बदले में आपको 6 युआन दूंगा। लेकिन इसके बाद वहाँ पे बैठा यंग मैन बोलता है कि मैं इसकी कीमत 8 लाख युआन लगाता हूँ। तो वो व्यापारी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और
अब इनकी बोतल बिक चुकी होती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, खास करके रुई का बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद प्रोफेसर रुई को साइड में लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। और रुई बोलता है क्या मैं अपने पैसे का कुछ हिस्सा उस व्यापारी को दे दूं? जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं कि इस दुनिया में अपने मुनाफे और अपने नुकसान का जिम्मेदार इंसान खुद ही होता है, और जो ये पैसे हैं ये अब तुम्हारे हुए, इनका तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और प्रोफेसर वे पैसे रुई को देकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें रुई और उसका बेस्ट फ्रेंड घर पर दिखाए जाते हैं, जहां पर उसके बेस्ट फ्रेंड ने काफी ज्यादा खाना ऑर्डर किया होता है और बियर की बोतलें भी ऑर्डर की होती है। लेकिन यहाँ पर रुई ने उसके बैंक अकाउंट में 2 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए होते हैं, जिससे कि वो अपना रेंट भी चुका सके और जो लोन लिया था उसने वो डुप्लीकेट बोतल लेने के लिए वो उसे भी चुका सके। जिस पर कि उसका बेस्ट फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि रुई का भी शुक्रिया बोलता है। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है। वहाँ पे लेडी पुलिस ऑफिसर और जो उसका कोलीग होता है वो उसी म्यूजियम में मिली पत्थर की आकृति के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये किस चीज़ की आकृति है। इसके बाद उसका कोलीग बोलता है कि जो मेरे ग्रैंडफादर को प्राचीन पत्थरों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, क्यों ना हमें एक बार तो उन्हें ये दिखाना चाहिए, शायद हमें वहाँ से कोई जानकारी पता चल जाए। जिस पर कि लेडी ऑफिसर भी मान जाती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में दिखाया था कि जो रुई होता है वो ऑटोमेटिकली बुक को रीड कर लेता है बिना ही ओपन किए। इसके बाद वो अपने पावर को एक्सपेरिमेंट करता है तो उस बुक के अंदर वाकई में वो पेज होता है, जिसे देखकर वो शॉक हो गया होता है। इसलिए वो अपनी पावर्स के बारे में रिसर्च करता है, हेलुसिनेशंस के बारे में। और ये सर्च करते हुए उसे उसका बेस्ट फ्रेंड देख लेता है और बोलता है कि तुम्हें हेलुसिनेशंस के बारे में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो हमने पैसे कमाए हैं वो रियल में है, ये कोई इत्तेफाक या कोई सपना बिल्कुल भी नहीं है, ये सब रियल है। लेकिन उसे क्या पता कि रुई तो अपनी सुपर पावर के बारे में रिसर्च कर रहा है और वे उस पत्थर को लेकर उसके ग्रैंडफादर की तरफ जाने लगते हैं, जिसकी दुकान एंटी मार्केट में ही होती है। अब हमें रुई का बेस्ट फ्रेंड दिखाया जाता है जो कि वापस से एंटी मार्केट में ही जाकर पुरानी चीज़ों को सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचने की बात रुई से बताता है। लेकिन रुई पहले तो इस बारे में इनकार कर देता है, लेकिन फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के इंसिस्ट करने पर वहाँ पर जाने के लिए राज़ी हो जाता है। और फिर वे एक शॉप के अंदर आते हैं और वहाँ पे रखी चीज़ों को देख रहे होते हैं और उसी टाइम पर वहाँ पर एक अमेरिकन भी आया हुआ होता है, जिसे कि जो शॉपकीपर होता है वो उसे एक फ्लावर पॉट दिखाते हुए बोलता है कि ये इतने साल पुराना है, उसकी तारीफ करने लग जाता है। लेकिन रुई के पास सुपर पावर होती है, वो उस फ्लावर पॉट को दूर से ही देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये नकली है, ये आर्टिफिशियल है। अब पुलिस ऑफिसर ग्रैंडफादर के पास पहुंच जाती है और वो उस पीस को दिखाती है, जिस पर कि ग्रैंडफादर उसकी अच्छे से जांच करते हुए बताते हैं कि ये किसी ने एक पत्थर को आंख की आकृति में घड़कर बनाया गया है। ये बाएं आंख की आकृति का एक टुकड़ा है, लेकिन ये कीमती नहीं है। और ग्रैंडफादर यहाँ पर ये भी बताते हैं कि इस तरह की आकृतियाँ अक्सर जोड़े में बनाई जाती है, यानी कि सिंगल नहीं होती है। अब लेडी ऑफिसर के मन में एक सवाल आता है कि शायद जो चोर थे वे इसे लेने के लिए आए थे कि इसी के डुप्लीकेट वे और चीज़ बनाकर मार्केट में बेचकर पैसा कमा सके। लेकिन फिर लेडी ऑफिसर के दिमाग में एक और बात आती है कि अगर ये इतना मूल्यवान नहीं है तो वे क्यों इसके पीछे पड़े हुए थे और उन्हें इससे चुरा कर भी क्या फ़ायदा मिल सकता था। यहाँ पर एक आदमी लगातार लेडी ऑफिसर और उसके कोलीग का पीछा कर रहा होता है। यहाँ पर अब लेडी ऑफिसर और उसका कोलीग ग्रैंडफादर को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हमें अब ग्रैंडफादर के बिहेवियर से ये बिल्कुल नहीं लग रहा होता है कि उन्होंने सच बताया, यानी कि वे कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुपा रहे हैं। आखिरकार वे छुपा क्या रहे ये तो अब हमें आगे पता चलेगा। अब पुलिस ऑफिसर और कोलीग जैसे ही जा रहे होते हैं मार्केट में तो लेडी ऑफिसर को शक हो जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो वो चलते हुए एकदम से रुक जाती है और वो टर्न होकर देखती है तो एक आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ होता है और वो आदमी पुलिस ऑफिसर को देखकर भागने लग जाता है। पुलिस ऑफिसर भी उसी के पीछे भाग रही होती है।
नेक्स्ट सीन वापस से रूही के ऊपर शिफ्ट होता है और इसके बाद वो अमेरिकन से बोलता है कि इस दुकान में रखी हुई कोई भी चीज़ एंटिक पीस नहीं है, सब नकली है। जिस पर अमेरिकन मान जाता है, लेकिन जो दुकानदार होता है वो तो रूही और उसके दोस्त के पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसने उनका ग्राहक जो भजा दिया होता है। और इसके बाद वो उन्हें पकड़ लेता है और उसे 10,000 कंपनसेशन के रूप में भी मांगता है, लेकिन जिस पर कि वे इनकार कर रहे होते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ लेडी ऑफिसर भी भागते हुए रूही की तरफ आ रही होती है और रूही लेडी ऑफिसर को पकड़ लेता है, जिससे कि लेडी ऑफिसर के हाथों से वो आदमी तो बचकर भाग जाता है जो कि उसका पीछा कर रहा होता है। और रूही अब लेडी ऑफिसर को उस दुकानदार के बारे में बताता है। अब दुकानदार किसी तरह रूही को उनसे बचा लेती है और इसके बाद वो पूछती है कि यहीं पर वो आदमी आया हुआ था जो कि मेरा पीछा कर रहा था और इसी जगह पर तुम आए हुए हो, आखिरकार ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है। लेकिन रूही उसे यकीन दिला रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर पुराने सामान को खरीदने के लिए और उन्हें देखने के लिए आया था। लेडी ऑफिसर को रूही के ऊपर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो उससे उसका रिचैट नंबर मांगती है और रूही को भी ना चाहते हुए भी देना पड़ता है। और इसके बाद लेडी ऑफिसर वहां से चली जाती है। इसके बाद वे पार्किंग में आते हैं और वहाँ पर लेडी ऑफिसर और उसका कोलिग साथ में चल रहे होते हैं, लेकिन साइड में से एक आदमी आता है और वो लेडी ऑफिसर के हाथ में से जिसके अंदर की वही आइज एंटिक पीस होता है वो बैग लेकर भागने लग जाता है। और लेडी पुलिस ऑफिसर भी उसी के पीछे भाग रही होती है और वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल से काफ़ी इजीली सब आदमियों को गिरा देती है और फिर उन आदमियों को उसका कोलिग संभालने लग जाता है। फिर जो आदमी के हाथ में बैग होता है वो लेकर भाग रहा होता है, लेडी ऑफिसर भी उसके पीछे भागती है और वो किसी तरह उस बैग को ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि सभी आदमियों को वहाँ से लेकर चली जाती है। लेडी ऑफिसर उसका पीछा करना चाह रही होती है और उन आदमियों को पकड़ना चाह रही होती है, लेकिन वो नाकामयाब साबित होती है। हमें रूही दिखाया जाता है जो कि एक शॉप पर आया हुआ होता है और वो एक प्लेट को देख रहा होता है और जैसे कि वो अपने सुपर पावर का यूज़ करता है तो वो देखता है कि ये प्लेट वाकई में हिस्ट्री से बिलोंग करती है, इसलिए वो उसे खरीदने की बात करता है। लेकिन जो दुकानदार होता है वो उसका प्राइस 8 लाख युआन बताता है, लेकिन फिर वे मोल भाव करवा कर उसे 5,90,000 रुपये में खरीद लेते हैं और लेकर वे अपने अंकल के पास आ जाते हैं जो कि प्रोफेसर होते हैं। लेकिन वो उस प्लेट को देखते ही डांटते हुए बोलते हैं कि रूही, तुमने कोटा में 4 साल पढ़ाई की और 1 साल तक तुमने एंटिक शॉप में भी काम किया है, तो तुम्हारी नॉलेज कहाँ गई जो तुमने ये प्लेट ले ली। ये प्लेट के बारे में वे बताते हुए बोलते हैं कि इसका जो बीच का हिस्सा है वो तो मूल्यवान है, लेकिन इस प्लेट के बाकी हिस्से छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए होते हैं और उनको जोड़कर इस प्लेट का निर्माण किया गया है। और ये प्लेट उन आदमियों के लिए है जिसका हिस्ट्री का आधा अधूरा ज्ञान रहता है और वे इस प्लेट को खरीद लेते हैं, जिस पर कि इसकी वैल्यू ना के बराबर है। ये बात सुनकर रूही और उसका बेस्ट फ्रेंड काफी ज्यादा दुखी होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पर रूही और उसका बेस्ट फ्रेंड होते हैं। रूही बताता है कि आज जो हुआ उसमें सारी मेरी गलती थी। मैं अभी हिस्ट्री की बुक कंप्लीट पढ़ लूँगा और मुझे अच्छी तरह से हिस्ट्री का ज्ञान हो जाएगा ताकि जो आज गलती हुई है वो फ्यूचर में फिर कभी ना हो। और इस बुक को रीड करने के बाद हम दोबारा से कल फिर एंटिक मार्केट में जाएंगे, जिस पर उसका दोस्त भी खुश हो जाता है। और इसके बाद रूही उस बुक को रीड करने लग जाता है और उसका दोस्त नूडल खाने लग जाता है। अब यहाँ पर प्रोफेसर की कॉल आती है। प्रोफेसर बताता है कि एक प्राइवेट मिनी ऑक्शन लगा है, अगर तुम जाना चाहो तो वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन सख्ती से मना करते हुए बोलते हैं कि वहाँ से तुम कुछ भी खरीदना मत। जिस पर कि वे दोनों राजी हो जाते हैं और जाने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। अब वे उस ऑक्शन में आए हुए होते हैं। वहाँ पर अब रूही की नज़र एक पेंटिंग के ऊपर पड़ती है, जिस पेंटिंग को लेने के लिए कोई भी राजी नहीं होता है, लेकिन रूही यहाँ पर अपनी सुपर पावर के जरिए देख लेता है कि इस पेंटिंग के पीछे एक और पेंटिंग है, यानी कि 2 पेंटिंग है। और इसके बाद वो बोली लगाता है, लेकिन यहाँ पर रूही के पास सिर्फ 9,000 रुपये ही होते हैं। लेकिन
लेकिन वो आदमी मना करता है और बोलता है कि यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं चलती, अगर आपको मूल भाव करना है तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, ऑक्शन में तो सिर्फ फिक्स प्राइस होता है। लेकिन वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ होता है जो कि 3000 युआन देकर रुई की मदद करता है और उस पेंटिंग को खरीद लेता है। अब वो आदमी रुई से पूछता है कि तुमने ये पेंटिंग क्यों खरीदी, ये तो इतनी ज़्यादा मूल्यवान भी नहीं लग रही है। जिस पर रुई पहले तो उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर उसे प्रोफेसर के पास जाने के लिए बोलता है, जिस पर कि वो मान जाता है। अब ये प्रोफेसर के पास आ जाते हैं और उस पेंटिंग को दिखाते हैं और प्रोफेसर उस पेंटिंग को देखते ही रुई से पूछते हैं कि तुमने ये पेंटिंग क्या सोचकर खरीदी है, जिसमें कि मैंने तो सख्ती से तुम्हें मना भी किया था। लेकिन रुई बोलता है कि मुझे इसका एक सिरा अलग लगा, जिस पर आप प्रोफेसर उस सिरे की अच्छी तरह से जांच करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें लेडी ऑफिसर उसका कोलिग दिखाया जाता है। कोलिग बोलता है कि मैंने ये सीसीटीवी फुटेज कई बार देख लिए, लेकिन इसमें मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला है। उन्होंने जो नंबर प्लेट्स लगा रखी थी अपनी गाड़ी के ऊपर, वे भी सब फेक थी। लेकिन तभी लड़की को वहाँ से गुजरती हुई एक डिलीवरी वैन नज़र आती है और लेडी ऑफिसर उसी डिलीवरी वैन को ढूंढती है और उसके ड्राइवर से उस वैन में लगे हुए कैमरा की फुटेजेस मांगती है उस दिन की, जिस पर कि ड्राइवर देने को राज़ी हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर पेंटिंग की जांच कर रहे होते हैं, जिस पर कि उन्हें पता चलता है कि इस पेंटिंग के नीचे एक और पेंटिंग है और वो फिर उस आदमी और रुई और उसके बेस्ट फ्रेंड को बताते हुए बताते हैं कि पहले हिस्ट्रिकल टाइम पर ऐसा होता था कि असली पेंटिंग को छुपाने के लिए उसके ऊपर एक नकली पेंटिंग कर दी जाती थी और यहाँ पर भी सेम वही काम हुआ इस पेंटिंग में भी। और इस पेंटिंग की प्राइजेस तो बिलियन में है, जिससे सुनकर तो उसके फ्रेंड रुई और सभी लोग खुश हो जाते और वो आदमी अब रुई से ये पेंटिंग 15 मिलियन में खरीदने की बात करता है। लेकिन रुई अपनी अच्छाई दिखाते हुए बोलता है कि इस पेंटिंग का एक सिरा तो आपने मुझे उसी वक्त देकर खरीद लिया था 3000 रुपये, जब आपने ऑक्शन में मेरी मदद की थी। अब आप मुझे 5 मिलियन और दे दीजिए तो ये पेंटिंग पूरी ही आपकी हो जाएगी। जिस पर कि वो आदमी मान जाता है और खुशी खुशी पैसे दे देता है और रुई से बोलता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में भी कोई मदद मेरी चाहिए तो मुझे बताना ज़रूर। और ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर अब प्रोफेसर रुई को हांग क्वांग का ही दूसरा रूप बताते हैं, जिस पर कि बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि हांग क्वांग कौन था। प्रोफेसर एक बुक दिखाते हुए बताते हैं कि बहुत समय पुरानी बात है और हिस्ट्री में इसका जिक्र किया जाता है कि हांग क्वांग ने एक कछुए को बचाया था, जिससे कि कछुए ने खुश होकर उसे गोल्डन आइज की पावर दी थी, जिसके कारण वो किसी भी वस्तु के आर पार देख सकता था और उससे कैसे बनाया गया है, उसकी हिस्ट्री क्या हो सकती है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, ये सब बातें हांग क्वांग जान सकता था। रुई और उसका बेस्ट फ्रेंड दोनों प्रोफेसर को शुक्रिया बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें रुई दिखाया जाता है, जिसके फ़ोन पर मैसेज आता है कि उसके किसी क्लासमेट की शादी है तो उसे ग्वांगसू आना पड़ेगा। अब रुई अपना क्रेडिट कार्ड अपने बेस्ट फ्रेंड को देते हुए बोलता है कि तुम मेरे फाइनेंस मैनेजर हो और मेरे क्लासमेट की शादी है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए ग्वांगसू जाना पड़ेगा। रुई के पास एक लड़की की कॉल आती है। रुई पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की बताती है कि मैं वही हूँ जिसे तुमने रेड वाटर बोतल दी थी और उसके साथ एक जुगूर भी दिया था। अब हीरो से पहचान जाता है, जिस पर लड़की उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। रुई भी मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस ऑफिसर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लेडी ऑफिसर को उस डिलीवरी वैन की फुटेज से पता चलता है कि जो डकैत ही हैं, जो वे गुंडे हैं, वे ग्वांगसू शहर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें रुई रेस्टोरेंट में बैठा हुआ दिखाया जाता है और इसके पास वो लड़की भी आती है और फिर वो उसे वही जिंगूर दिखाते हुए बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो दरअसल ये जो जिंगूर है ये उस वाटर बोतल से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये मुझे मेरे फादर की याद दिलाते हैं। अभी दोनों बात कर रहे होते हैं, जिसमें कि रुई बताता है कि उसने टोयोटा यूनिवर्सिटी से 4 साल की पढ़ाई पूरी की है और
अब हाल फिलहाल में वो बीजिंग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। इसके बाद वो लड़की बताती है कि उसने ज्वेलरी डिज़ाइन का कोर्स किया हुआ है और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद रूही उस लड़की को उसके अपार्टमेंट में छोड़ने के लिए जा रहा होता है। दरअसल उसका अपार्टमेंट उसी होटल के नज़दीक होता है, लेकिन वहाँ पर वो यंग मैन आ जाता है जो कि इन दोनों को देखकर काफ़ी जेलस फील कर रहा होता है और वो उस लड़की से बोलता है कि मैं रूही को घर पर ड्रॉप कर दूंगा, तुम अपने अपार्टमेंट में जाओ, जिस पर कि लड़की भी मान जाती है। और वो आदमी रूही के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करता है, उसे धक्का देकर गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है और बोलता है गाड़ी के अंदर बैठने के बाद कि तुमने जो भी अभी तक किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी और मेरी कभी फ्यूचर में मुलाकात हो। यानी कि वो काफ़ी रूड तरीके से बात कर रहा होता है और उसे रास्ते में ही उतारते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ से बस या मेट्रो वगैरह तुम्हारे घर तक मिल जाएगी। लेकिन रूही भी वहाँ से उतर जाता है और इसके बाद वो अपने दोस्त के पास आता है और बताता है कि तुम्हें याद है वो लड़की जिसने की रेड वाटर बोतल खरीदी थी, वो तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। जिस पर कि उसका दोस्त बोलता है कि वे तो बचपन से ही अमीर रहे हैं, लेकिन हमारी जो जिंदगी है वो तो अमीर और गरीब होती रहती है, यानी कि एक जगह स्थिर नहीं रहती है, तो हमें उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन यानी कि वो यहाँ पर रूही को उस लड़के से दूर रहने की बात कर रहा होता है। और अब उसका बेस्ट फ्रेंड बताता है कि मैंने तुम्हारे ग्वांसू जाने की एयर टिकट बुक कर दी है और अब यहाँ पर जो रूही है वो ग्वांसू पहुँच चुका होता है और उसी का एक क्लासमेट उसे पिकअप करने के लिए आता है और वो बताता है कि वो 2 दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेगा। रूही का क्लासमेट बताता है कि हमारे यहाँ पर एक आर्जियोलॉजिकल टीम आई हुई है, अगर तुम चाहते हो तो वहाँ पर विजिट कर सकते हो, जिस पर कि रूही मान जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें रूही उसी आर्कोलॉजिस्ट साइट पर दिखाया जाता है और वहाँ पर सभी लोग अब अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी रूही के पास आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर रूही बताता है कि मैं तो यहाँ पर इस साइट को देखने के लिए आया हूँ। रूही दिखाया जाता है जो कि आर्कोलॉजिस्ट साइट पर होता है और वहाँ पर जो एक आदमी है वो उसके पास आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ और देखने के लिए आया हूँ। जिस पर वहाँ पर एक प्रोफेसर होती है, वो आकर रूही से बोलती है कि ये कोई रेस्टोरेंट या पार्क नहीं है कि तुम यहाँ पर घूमने के लिए आए हो। और फिर रूही उस प्रोफेसर को देखकर खुश हो जाता है, जिस पर वो वजह पूछती है तो वो बताता है कि मैं बीजिंग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैंने आपकी रिसर्च और आपके लेक्चर्स भी देखे हैं, जिस पर कि वो खुश होती है और बोलती है कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा आश्चर्य है कि मुझे यहाँ पर कोई स्टूडेंट मिल जाएगा। लेकिन वो फिर रूही को परखने के लिए उसकी परीक्षा लेने लग जाती है और बोलती है कि बताओ हम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं। अब रूही बताता है कि ग्वांगसू में किसी राजा या महाराजा की तो कब्र हो नहीं सकती है, आप किसी सेनापति की ही कब्र यहाँ पर तलाश कर रहे होंगे। उसकी इस स्किल से वो आदमी और प्रोफेसर दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं। अब प्रोफेसर बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक बताया, हम उस टाइम के यहाँ एक बहुत बड़े महान सेनापति की कब्र की तलाश कर रहे हैं। जिस पर प्रोफेसर बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया है, हम यहाँ पर पुराने सेनापति की ही कब्र की तलाश कर रहे हैं। दरअसल हमें आर्कोलॉजिस्ट ऑफिस से कॉल आई थी कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से कब्रों की चोरी हो रही है और ये दोनों बात कर रहे होते तभी प्रोफेसर के पास एक लड़का आता है और बोलता है कि आपसे पुलिस ऑफिसर बात करना चाहती है। दरअसल ये पुलिस ऑफिसर वही होती है जो कि रूही के केस को भी देख रही होती है और पुलिस ऑफिसर प्रोफेसर से पूछती है कि क्या आपको यहाँ पर कब्र चोरी होने के कोई निशान या सबूत मिले हैं, जिस पर प्रोफेसर बताती है कि जहाँ पर मिट्टी खुदी हुई थी वहाँ पर हमने खुदाई करके देखी है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला है। यकीनन जो उसके अंदर कब्र थी वो तो चोरी हो गई है। और पुलिस ऑफिसर यहाँ पर रूही को भी देख लेती है और वो देखकर काफ़ी शौक भी होती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और अब पुलिस ऑफिसर के मन में जो शक था वो और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था रूही के प्रति। और अब हमें प्रोफेसर उसका कोलिग कहीं पर जाते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कोलिग से बोल रही होती है कि रूही हम जहाँ जा रहे हैं वहीं पर हमें हमारा पीछा करते हुए दिखाई दे रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। और जो एक चोर
होता है वो पुलिस ऑफिसर के एकदम करीब से गुजरता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर का ध्यान उस चोर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता है। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि ड्राइविंग कर रहा होता है और वो यहाँ पर उसी लेडी से बात कर रहा होता है जो कि हमें इस ड्रामे की स्टार्टिंग में देखने को मिली थी, जिसने कि रूही से रेड बोतल भी खरीदी थी। ये वही लड़की होती है और इससे वो बात करते हुए बताता है कि मैं और जितने भी जो चोर है उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ और मैं ग्वांगसू पहुंच चुका हूँ। अब हमें यहाँ पर हेड चोर दिखाया जाता है जो कि दूसरे चोर को डांटते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम एक आँख वाली आकृति को भी नहीं चुरा सकते हो? आखिरकार तुम चोर कैसे हो? चोर के नाम पर तुम तो एकदम कलंक हो। जिस पर कि वो चोर अपनी सफाई देते हुए बोलता है कि हम सिर्फ कब्रों की चोरी करने में एक्सपर्ट है, ना कि ऐसी वैसी चोरी करने में। फिर भी मैं आपको दिलासा देता हूँ कि हम जल्द ही अपने काम में सक्सेस हासिल कर लेंगे। अब दोबारा से हमें वही चोर उस लेडी से बात करते हुए दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि आप बेफिक्र रहे, हम कुछ दिनों में इन सारी कब्रों को लूट लेंगे और हमारे रास्ते में जो कोई भी आया हम उसे मार डालेंगे। जिस पर कि लेडी बोलती है कि मुझे किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए वो आँख की आकृति चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें रूही दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है और उसके ऊपर लेडी ऑफिसर का जो कोलिग था वो नज़र रखे हुए होता है और वो पल पल की खबर अपनी ऑफिसर को दे रहा होता है। दूसरी तरफ हमें रूही का दोस्त दिखाया जाता है जिसके पास रूही की कॉल आती है और वो बताता है कि वो एक ऑक्शन में आया हुआ है। दरअसल प्रोफेसर ने उसे यहाँ पर आने के लिए कहा था, जिस पर रूही बोलता है उसे खबरदार करते हुए कि तुम वहाँ पर कोई भी चीज़ की खरीदारी मत करना। जिस पर उसका दोस्त हाँ बोलता है और बोलता है मैं तो सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ, वो भी प्रोफेसर के इंसिस्ट करने पर। और यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है उससे कुछ चीज़ टूट जाती है और ये सीन तो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें रूही का दिखाया जाता है जो कि अपनी गोल्डन आइज की पावर से मिट्टी को देख रहा होता है, जिससे कि जो मिट्टी की धूल है वो साइड साइड हटने लग जाती है और उसे मिट्टी के अंदर कुछ चीज़ें नज़र आती है और ये बात बताने के लिए वो प्रोफेसर को कॉल करने लग जाता है और फिर वो प्रोफेसर मैंग को वहाँ पर आने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें रूही का दोस्त दिखाया जाता है जो कि जो उस दुकान का ओनर होता है वो बोलता है कि जो पीस तुमसे टूटा है वो किसी ने मुझे उधार पर बेचने के लिए दिया था। लेकिन यहाँ पर रूही का दोस्त अपनी सफाई पेश कर रहा होता है कि देखे प्लीज़ मुझसे ये जो है गलती से टूट गया है, दरअसल किसी ने मुझे धक्का मारा था जिससे कि मैं इस अलमीरा के जाके लगा और उसके कारण ये जो चीज़ है टूट गई। मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन दुकानदार सुनने वाला कहाँ था, उससे तो कोई इल्ज़ाम सौंपने वाला चाहिए था, जो कि रूही का दोस्त मिल गया था। अब जो दुकानदार है वो उसे उस चीज़ का प्राइस चुकाने के लिए बोलता है, जिस पर कि रूही का दोस्त उस चीज़ का प्राइस पूछता है तो वो आदमी उसका प्राइस 2 लाख युआन बताता है और साथ में वो रूही के दोस्त को यकीन दिलाने के लिए उस चीज़ का सर्टिफिकेट भी दिखाता है जिसमें कि उसका प्राइस 2 मिलियन होता है। अब उसका दोस्त उस सर्टिफिकेट को और उन टुकड़ों को लेकर वापस घर आ जाता है और जब रूही का दोस्त वहाँ से चला जाता है तो जो दुकान का ओनर होता है वो उसी यंग मैन को जो कि हमने ड्रामे की स्टार्टिंग में देखा था और जिसने कि रूही को धक्का मारकर कार के अंदर बिठाया था, वो यंग मैन होता है, उसी को कॉल करके बता रहा होता है कि मैंने इतने का चालान ठोक दिया है रूही के फ्रेंड को और अब तो देखना तुम जल्द ही रूही और उसका दोस्त कंगाल हो जाएंगे। यानी कि ये सब जो है सोची समझी जाल साजिश होती है। अब प्रोफेसर रूही और प्रोफेसर का एक असिस्टेंट है वो दिखाया जाता है जो कि उस मिट्टी की अच्छी तरह से जांच कर रहे होते हैं और जांच करने के बाद जो प्रोफेसर वो बोलती है कि इस मिट्टी के कलर के हिसाब से जो कब्र है वो यहीं आसपास कहीं होनी चाहिए और वो रूही के ऊपर काफ़ी ज़्यादा
प्राउड करते हुए बोलती है कि तुम आज से हमारी टीम का हिस्सा हो, यानी कि वो अपने टीम में रूही को ज्वाइन कर लेती है। अब वे पास के घर में जाते हैं और वहां पर जो आदमी है वो बाहर आता है और आते के साथ वो उस आदमी को मारने लग जाता है जो कि प्रोफेसर के साथ था। लेकिन रूही बोलता है कि तुम इसके ऊपर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो, आखिरकार बात क्या है। जिस पर वो आदमी बोलता है कि कुछ 2 दिन पहले कुछ और आदमी भी यहाँ पर आए थे और पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाती है जो बोलती है कि हम यहाँ से अभी तो फिलहाल जा रहे हैं लेकिन हम दोबारा आएंगे, और ये बोलकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब हमें दिखाया जाता है कि जो ये आदमी था इसके घर के अंदर चोरों की पूरी गैंग ने पनाह ले रखी होती है, यानी कि पूरी गैंग ही शामिल होती है इसके घर के अंदर। और अब जो चोरों का लीडर होता है वो बोलता है कि जो ये रूही है हमारे हर काम में अड़चन पैदा कर रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है इसे अब रास्ते से हटाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हमें रूही, प्रोफेसर, पुलिस ऑफिसर और प्रोफेसर के साथ जो लड़का होता है वो हमें ये सभी दिखाए जाते हैं। प्रोफेसर को जो पड़ोस के घर में गई थी उस आदमी के ऊपर शक होता है और वो पुलिस ऑफिसर से बोलती है कि हमें उस आदमी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए ताकि वे दोबारा चोरी करने के लिए जाए तो हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ ले और कोई और कब्र की भी चोरी ना हो पाए। लेकिन लेडी ऑफिसर प्रोफेसर को साइड में लेकर जाकर बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें चोरों के लीडर के आने का इंतज़ार करना चाहिए ताकि हम सभी को एक साथ पकड़ सके। अगर हमने अब यहाँ के ग्वांगसू के चोरों को पकड़ लिया तो हम क्या ज़्यादा उखाड़ लेंगे, चोर तो फिर भी रहेंगे, उनका लीडर रहेगा तो चोर तो फिर भी रहेंगे और वे यहाँ नहीं तो और कहीं की कब्रों को चोरी करेंगे। तो इससे अच्छा तो ये है कि हम सभी को साथ में पकड़े ताकि कहीं पर भी चोरी ना हो पाए। और प्रोफेसर को भी लेडी ऑफिसर की बात समझ में आ जाती है और वो उसकी बात से सहमत होती है। अब लेडी ऑफिसर रूही से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर रूही बताता है कि प्रोफेसर ने मुझे अपनी टीम में शामिल किया है और मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। इस पर लेडी ऑफिसर उसे शाम को पूछताछ करने के लिए बुलाती है। अब नेक्स्ट सीन हमें शाम का दिखाया जाता है जहाँ पर रूही पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसके करीब एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कुछ लोग उतरते हैं। वे पहले तो रूही के चेहरे पर मास्क लगा देते हैं और इसके बाद उसे धनाधन मारना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रूही के पास सुपर पावर थी इसलिए वो एक आदमी को देख लेता है और उसे पहचान लेता है कि ये तो वही है जो कि हमने ड्रामे की स्टार्टिंग में चोरी देखी थी उसमें शामिल था, जिसके कारण रूही को सुपर पावर मिली। यहाँ पर लेडी पुलिस ऑफिसर भी बाहर आ जाती है और वो उन गुंडों को पकड़ने वाली होती है, तभी वे गुंडे भाग जाते हैं। अब जैसे ही लेडी पुलिस ऑफिसर रूही को संभालती रूही बोलता है कि इसमें जो ये आदमी था ये फर्स्ट वाली चोरी में भी शामिल था। ये सुनकर लड़की और उसका कोलिग दोनों ही उन आदमियों को पकड़ने के लिए लग जाते हैं और इसके बाद जो वे चोर होते हुए उनके हाथों से निकल जाते हैं। रूही को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और लेडी ऑफिसर पूछती है कि तुमने स्टार्टिंग में तो मना किया था कि तुमने किसी की भी शक्ल नहीं देखी, और शक्ल नहीं देखी तो अब तुमने पहचान कैसे लिया। जिस पर रूही बताता है कि मैं शुरू में घबरा गया था इसलिए मैं कुछ नहीं बता पाया था, लेकिन अब मैंने उनकी शक्ल देख लिया। जिस पर लेडी ऑफिसर उसे अपने रिकॉर्ड में रखे सभी क्रिमिनल की लिस्ट को देती है और बोलती है कि ये सभी लिस्ट में जो फोटो उन्हें देखो और जो क्रिमिनल है उसे पहचान लो। और ये बोलकर पुलिस ऑफिसर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन हमें सभी चोर दिखाए जाते हैं और यहाँ पर जो चोरों का लीडर था वो दोबारा से उन सबके ऊपर डांट लगा रहा होता है क्योंकि आज फिर वे दोबारा नाकामयाब साबित रहे रूही को मारने के लिए, इसलिए वे डांट मार रहा होता है और यहाँ पर ये गोला बारूद पैक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें रूही का दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ उसी चोर का स्केच बनवा रहा होता है कि तभी उसके पास कॉल आती है उसके बेस्ट फ्रेंड की, जो कि काफी ज्यादा रोता हुआ बोलता है मैं जिस ऑक्शन में गया था वहां पर मुझसे कुछ चीज टूट गई है और जिसकी कीमत 2 मिलियन युआन है। जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि तुम अभी तो पैसे चुका दो, बाकी बातें तब मैं आऊंगा तब करते हैं। अब फोन कटने के बाद लेडी ऑफिसर पूछती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, जिस पर वो बोलता है कि मैंने एक पेंटिंग को बेचकर कमाए हैं। अब इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने जूनियर को बोल देती है। अब नेक्स्ट सीन हमें मोड़ने का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी पुलिस स्टेशन में सो रहे होते हैं और स्केच रेडी हो गया होता है, इसलिए रूही टेबल पर रखकर जाने लगता है। लेकिन तभी
लेडी ऑफिसर उठ जाती है और फिर वो स्केच को देखती है और उससे अपने रिकॉर्ड में मैच कर कर उसकी सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल लेती है। और इसके बाद वो अपने पुलिस रिकॉर्ड से मैच कर कर उस तस्वीर के उस शख्स के बारे में रूही को बताने लगती है कि इस शख्स का नाम यू लेई है और इसे अंडरवर्ल्ड के लोग बॉस यू के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद लेडी पुलिस ऑफिसर को याद आता है कि उसने इस शख्स को पहले भी कहीं देखा है। फिर उसे याद आ जाता है कि जब लेडी पुलिस ऑफिसर और उसका जूनियर साथ में जा रहे थे आर्कोलॉजी साइट पर, तब वो चोर उनके सामने से गुजरा था। अब वो उसी घर में जाते हैं जहाँ पर वे पहले गए थे और वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर गोला बारूद बिखरा हुआ होता है, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर समझ जाती है कि जिस टाइम पर शादी में गोला बारूद चलाया जाएगा उसी टाइम पर जो चोर है वे भी अपने गोला बारूद का प्रयोग करेंगे। अब पुलिस ऑफिसर रूही से उसके फ्रेंड की शादी कहाँ पर हो रही है वो जगह पूछती है और सबको लेकर उसी जगह की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ हमें क्लासमेट की शादी दिखाई जाती है जो कि काफ़ी धूमधाम से हो रही होती है और ये सब बेखबर हो रहे होते हैं कि आखिरकार आगे क्या होगा। नेक्स्ट सीन में हमें सभी चोर दिखाए जाते हैं जो कि अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं गुफा में जाने के लिए और चोरों ने अपने ऊपर सर्विलांस कैमरे भी लगा दिए होते हैं जिससे कि जो यंग मैन है और जो लेडी है वो दोनों ही उन सबको देख पाए कि वे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, यानी कि उन पर नजर रख पाए। अब शादी का सीन दिखाया जा रहा है। वहां पर जैसे ही बम पटाखे स्टार्ट हो जाते हैं उसी टाइम पर जो चोर होते हैं वे भी गुफा के दरवाजे को ब्लास्ट कर देते हैं और गुफा के अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो पुलिस ऑफिसर है वो उसी घर पर आ जाती है और वहां पर वो दोनों आदमियों को पकड़ लेती है, लेकिन जो चोर थे वे तो गुफा के अंदर जा चुके होते हैं। और उसी टाइम पर प्रोफेसर मैंग की भी आ जाती है अपनी टीम के साथ और वो अपने टीम से बोलती है गुफा के बाहर उपकरणों को सेट करने के लिए। दूसरी तरफ हमें चोरों का सीन दिखाया जाता है जो गुफा के अंदर होते हैं और वे गुफा के अंदर उसी कब्र की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन वे आपस में बातचीत के दौरान एक चोर बोल देता है कि हमें रूही को पहले ही मार देना चाहिए था, देखो अब वो अपने साथ पुलिस को भी ले आया, यानी कि हम सभी फंसेंगे। और ये बात लेडी भी सुन लेती है और लेडी चोरों के लीडर को कॉल कर बोलती है कि अपने चोरों को हुक्म दे दो कि वे उस लड़के को कुछ ना करे, यानी कि रूही को कुछ भी ना करे। प्रोफेसर बोलती है कि मेरी टीम ने उपकरण सेट कर दिए हैं तो अब हम गुफा के अंदर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को रूही के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो रूही को हथकड़ी लगा देती है और अब एक एक करके सभी लोग गुफा के अंदर जाने लग जाते हैं। अब सभी लोग फाइनली गुफा के अंदर पहुंच गए होते हैं और वे गुफा की दीवारों पर जो पेंटिंग्स और जो लिखा हुआ होता है उसे पढ़ रहे होते हैं कि तभी जो पुलिस ऑफिसर गर्ल होती है उसकी नज़र चोरों के ऊपर पड़ जाती है और वो उसका पीछा करने के लिए भागने लग जाती है और चोर पुलिस ऑफिसर से बचने के लिए भागने लग जाते हैं। और भागते हुए जो चोर था वो एक बटन के ऊपर पैर रख देता है जिससे कि गुफा का एक दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिससे कि अब वे जो चोर थे वे पूरी तरह से फंस चुके होते हैं। और उस दीवार के बाहर लेडी ऑफिसर और रूही भी भाग रहे होते हैं और लेडी ऑफिसर का भी पैर एक पत्थर के ऊपर पड़ जाता है जिससे कि एक ट्रैप स्टार्ट हो जाता है। रूही अपनी सुपर पावर के जरिए देख लेता है कि इस लेडी ऑफिसर ने एक बहुत बड़ा ट्रैप जो था वो स्टार्ट कर दिया है। अब लेडी ऑफिसर और रूही के ऊपर भालों की बारिश होने लग जाती है। अब वे दोनों अपनी फाइटिंग स्किल के जरिए उन भालों से बच जाते हैं। दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर दिखाई जाती है जो कि सबको गाइड कर रही होती है कि इस गुफा में जगह जगह पर ट्रैप बिछाया गया है, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से आगे कदम रखना होगा। और अब क्योंकि रूही और लेडी ऑफिसर भी एक कमरे के अंदर बंद हो चुके थे, प्रोफेसर उसका असिस्टेंट और स्टूडेंट भी उस कमरे के पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर रूही अपनी सुपर पावर के ज़रिए प्रोफेसर और उसके असिस्टेंट को गाइड करता है और बोलता है कि जो बाहर की तरफ आपको 2 खटके दिखाई दे रहे होंगे बटन्स, आपको उन दोनों को एक साथ प्रेस करना है
और रूही के कहने के मुताबिक प्रोफेसर और उसका असिस्टेंट दोनों ही एक साथ उन दोनों खटकों को प्रेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बाहर निकलने की बजाय जहाँ पर रूही और लेडी ऑफिसर खड़ी हुई होती है वहीं पर नीचे एक खुफिया दरवाज़ा खुल जाता है और जिससे कि दोनों एक चारों तरफ से बंद कमरे के अंदर आकर फंस जाते हैं। लेकिन रूही यहाँ पर नोटिस करता है कि लेडी ऑफिसर की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब होने लगती है और यहाँ पर रूही को पता चलता है कि लेडी ऑफिसर को क्लैस्ट्रोफोबिया है। दरअसल ये वो होता है जहाँ पर इंसान को बंद कमरे के अंदर डर लगने लग जाता है, घुटन महसूस होने लग जाती है। अब रूही पुलिस ऑफिसर की मदद करने के लिए बोलता है कि तुम पहले तो मेरी हथकड़ी खोलो, जिस पर उसकी हालत ख़राब होती है इसलिए उसे खोलनी पड़ती है और वो अपनी गन के ज़रिए उस हथकड़ी को खोल देती है और जो रूही है वो अपनी सुपर पावर के ज़रिए पूरी दीवार को स्कैन कर लेता है और उस ट्रैप को ख़त्म करने का भी इलाज ढूंढ लेता है और उस एक हैंडल मिलता है जिसे खींचने से जो दरवाज़ा है वो खुल जाएगा और ये दोनों आज़ाद हो जाएंगे और फाइनली वो अपनी सुपर पावर के ज़रिए खुद और लेडी ऑफिसर को बचा लेता है और ये दोनों सही सलामत बाहर आ जाते हैं। इन दोनों को देखकर सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अब प्रोफेसर, उसका असिस्टेंट और प्रोफेसर की टीम, रूही और लेडी ऑफिसर, ये सभी लोग दरवाजे के अंदर आते हैं जहां पर ये सेनापति की कब्र देखते हैं और उन्हें कब्र के साथ पुरानी बहुत सारी चीजें भी मिल जाती है जो कि बेशकीमती होती है। और यहाँ पर आप प्रोफेसर उस सेनापति के बारे में बताते हुए बोलती है कि जो ये सेनापति था इसके पास गोल्डन आइज थी, यानी कि किसी भी चीज के आर पार देख सकता था, वो किन किन चीजों से बना है, उसका पास्ट क्या है, ये सारी चीजें वो देख सकता था। और रूही के पास भी सेम पावर होती है। अब प्रोफेसर वहाँ पे रखे जो अनमोल चीज़ें होती है उनके बारे में एक्सप्लेन करने लग जाती है और रूही को बताने लग जाती है। और अब रूही पुलिस ऑफिसर से बोलता है, देखा तुम मेरे ऊपर शक कर रही थी ना, मैं गुंडों से नहीं मिला हुआ हूँ, जिस पर पुलिस ऑफिसर को भी यकीन आ जाता है। अब पुलिस ऑफिसर उसी तरफ जाते हैं जहाँ गुंडे उस दीवार के पीछे बंद होते हैं और प्रोफेसर इस साइड दीवार के आगे आके खड़ी हो जाते हैं, जबकि जो गुंडे होते हैं वे पीछे उस दीवार को ब्लास्ट करने की तैयारी में लगे होते हैं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में किन के साथ आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।